Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ निसार अहमद, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम एनएमडी कैट का एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस लेक्चर के अंदर जो कंटेंट हम कवर करेंगे वो हमारे पास क्या मौजूद हैं, दैट आर हम देखेंगे व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, ठीक, फैराडेज लॉ और इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे, लेंज़ेस लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के बारे में पढ़ेंगे, एंड वी विल डिस्कस द ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ से पहले हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसके बारे में बच्चों आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्या है कि ये एक फिनोमिना है। सबसे पहले बेटा आपने याद रखना है कि दिस इज ए फिनोमिना, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास कर रही है, जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं, अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसको चेंज करें, मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास कर रहा होता है उसको अगर हम चेंज करवाएं तो वो हमारे पास उस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से उस कंडक्टर के अंदर बच्चों ईएमएफ पैदा हो जाती है जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से उस सर्किट के अंदर इंड्यूस्ड करंट फ्लो करने लग जाता है जिसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं बेटा, ठीक है। तो ये एक फिनोमिना है जिसमें हम क्या करेंगे, कंडक्टर के अंदर से फ्लक्स को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने जो याद रखनी है कि हमने चेंज ऑफ फ्लक्स के जो ये फिनोमिना है इसमें चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से क्या पैदा होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से बेटा सर्किट में इंड्यूस्ड करंट फ्लो करने लग जाता है। तो ये फिनोमिना जिसमें बच्चों चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से किसी कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से सर्किट के अंदर इंड्यूस्ड करंट फ्लो करने लग जाता है, इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इंड्यूस ईएमएफ जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ के बारे में सबसे पहली बात जो बच्चों कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई बी थ्रू अ क्लोज सर्किट, ठीक है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पैदा होती है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस जो किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर या सर्किट के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रही है उसके लिए जरूरी है कि उसमें जो फ्लक्स हो रहा हो वो चेंज हो रहा हो, ठीक है। अब फ्लक्स इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ये हमारे पास फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास कर रही होती है उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब वही मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा हो किसी कंडक्टर के अंदर तो उस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाती है। अब चेंज ऑफ फ्लक्स किस वजह से हो सकता है बच्चों, तो देखें ये मैंने लिखा हुआ फॉर्मूला चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स जो है हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला बेटा आप पढ़ चुके हैं कि आपको पता है कि जो हमारे पास फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू, जिसको हम फाई बी से जाहिर करते हैं, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, और जब इसको ओपन करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी बी ए कोज ऑफ थीटा आ जाता है बेटा, ठीक है। अब देखें ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये हमारे पास चेंज किस वजह से हो सकता है बच्चों, तो ये दो हमारे पास इसमें दो मेन फैक्टर्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, ठीक है। तो अब जी स्टूडेंट्स, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो चेंज इन फ्लक्स है वो किस वजह से हो सकता है, या तो ये मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की वजह से हो सकता है, एरिया कांस्टेंट रहे और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, या फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एरिया है वो चेंज हो रहा है तब भी उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बेटा वो चेंज हो जाता है। अब ये किस वजह से होता है, अगर बच्चों हमारे पास एक मैग्नेट है और कंडक्टर है, उन दोनों के दरमियान एक रिलेटिव मोशन पाई जाए। रिलेटिव मोशन का मतलब ये है कि एक जो चीज है उसको आपने
रेस्ट में रखना है और दूसरी को मूव करवा देना है, ठीक है। तो फर्ज कर लें ये हमारे पास जो है वो कंडक्टर है और इधर से आप मैग्नेट लेके आ रहे हैं, ठीक है। मैग्नेट है हमारे पास, इनमें से आप चाहे मैग्नेट को मूव करवा दें, ठीक है, या फिर कंडक्टर को मूव करवा दें, इसको रेस्ट में रखें, तो दोनों में से एक चीज मूव करेगी तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। और इस रिलेटिव मोशन की वजह से जो हमारे पास फ्लक्स है वो कंडक्टर के अंदर चेंज होगा और इसी चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से कंडक्टर के अंदर बच्चों ईएमएफ पैदा हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है बच्चों वो एमसीक्यूज में भी आपसे पूछी जा सकती है कि याद रखना है कि जो बच्चों इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है कंडक्टर के अंदर, दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से होती है, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज इज प्रोड्यूसिंग दिस इंड्यूस ईएमएफ। अब दूसरी बात जो वैल्यू होती है इंड्यूस ईएमएफ की, मतलब इंड्यूस ईएमएफ कितनी पैदा हो रही है, दैट इज बच्चों याद रखना है, दैट इज इक्वल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जिसको हम फैराडे लॉ में देखेंगे कि फैराडे ने यह बताया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ पैदा होती है उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। तो इसकी मजीद डिस्कशन के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे इंड्यूस ईएमएफ। अब इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बच्चों आपने एक बात ये भी याद रख लेनी है कि इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है, अभी हमने डिस्कस किया है, दैट इज ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। अब इंड्यूस ईएमएफ में ये याद रखना है कि बच्चों इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन बोथ ओपन एंड क्लोज सर्किट, ठीक है। हमारे पास जो सर्किट चाहे ओपन है चाहे क्लोज है, इंड्यूस ईएमएफ उसमें पैदा हो ही होगी, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ के लिए शर्त ये है कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए, चाहे वो सर्किट क्लोज है या चाहे वो सर्किट ओपन है बेटा, ठीक है। और नेक्स्ट बात कि अगर बेटा किसी कंडक्टर में से पास होने वाला फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो हमारे पास जीरो आ जाएगा, और चेंज ऑफ फ्लक्स का अल्टीमेटली मतलब है कि उस कंडक्टर के अंदर जो है हमारे पास ईएमएफ पैदा नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, अब ना ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन कुछ यूं है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक लूप कंसीडर कर लिया और फर्ज कर लो बच्चों हम इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फर्ज कर लेते हैं दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो या ऑपोजिट हो। तो तब क्या होता है, मतलब हमारे पास बच्चों कुछ यूं है, ये कॉइल ऐसे है और इस कॉइल को आपने ऐसे रोटेट करना है, ठीक है। इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये वाला है। जब आप कॉइल को ऐसे रोटेट करते हैं बच्चों, तो ऐसे रोटेट करने से उस कॉइल के अंदर जो चेंज ऑफ फ्लक्स है वो टेक प्लेस नहीं होता, और जब चेंज ऑफ फ्लक्स टेक प्लेस नहीं होता तो इसका मतलब इस सूरत में बच्चों उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट विल बी जीरो। लेकिन अगर हम उस एक्सिस ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर कर दें टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मतलब हमारे पास ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कुछ यूं है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इस डायरेक्शन में है। अब अगर आप ऐसे रोटेट करो, ऐसे घुमाओ, अगर आप अब ऐसे इसको रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो इस केस में क्या होता है, तो हमारे पास जो चेंज इन फ्लक्स होता है बच्चों वो मैक्सिमम होता है, और चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है दैट विल आल्सो बी मैक्सिमम बेटा, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपने याद रखनी है इसके बारे में, इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बेटा, ठीक है। अब देखते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो डिपेंड किस पे करती है। जो किसी कंडक्टर के अंदर अगर इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रही है ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स, अब वो किस चीज पे डिपेंड करती है। तो बेटा याद रखना है कि जो इसकी डिपेंडेंस है, मतलब इंड्यूस ईएमएफ, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर बच्चों फर्ज कर लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास कंडक्टर है, तो देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन, ठीक है। फर्ज कर लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर आप जो है ना इसको आपने कांस्टेंट रखा और इसके अंदर कंडक्टर को मूव करवाना चाह रहे, ठीक है। तो आप कहते हैं यहाँ पे कि कंडक्टर को जितनी स्पीड से आप मूव करवाएंगे उतनी ज्यादा हमारे पास जो है बेटा ईएमएफ पैदा होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड से आप उसको मूव करवाएंगे उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स उतना ज्यादा होगा और उसकी ईएमएफ की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट बच्चों, यूजिंग द स्ट्रेंथ, अगर हम क्या करें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दें। मैग्नेटिक फील्ड मतलब फर्ज कर लो ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। अगर हम जो मैग्नेट ले रहे हैं उसको एनलार्ज, बड़ा मैग्नेट ले लें, ठीक है।
अगर हम बड़ा मैग्नेट लेंगे तो इसका मतलब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट आ जाएगा। और स्ट्रॉन्गर मैग्नेट की वजह से बच्चों जो ईएमएफ पैदा हो रही होगी वो भी क्या होगी, दैट विल आल्सो इंक्रीज्ड। इसके बाद बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो आप क्या करें, अगर मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, एक मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, अब उसमें आप एक टर्न की बजाय नंबर ऑफ टर्न्स ले लें, तो हर एक टर्न के अंदर बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और हर एक टर्न के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से हर टर्न के अंदर जो है वो ईएमएफ पैदा होगी, और एज अ रिजल्ट पूरे कंडक्टर के अंदर हमारे पास जो ईएमएफ है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब यहां पे एक एमसीक्यूज पूछा जाता है, आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और कहा जाता है आपसे कि बताओ इनमें से इंड्यूस ईएमएफ किस चीज पे डिपेंड नहीं करती। तो बेटा आपने यहां पे एक बात जो है याद रख लेनी है, इंड्यूस ईएमएफ जो हमारे पास होती है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर बीइंग यूज्ड। जो लूप की वायर है, ठीक है, जिसको आप मूव करवा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसकी जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है उस पे इंड्यूस ईएमएफ जो है वो डिपेंड नहीं कर रही होती बेटा। ये आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो उसको याद रखना है, ठीक है। और दूसरी बात हमने कहा चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है, तो ईएमएफ एक सोर्स होती है बच्चों, ठीक है, और उस ईएमएफ की वजह से सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है। जैसे बैटरी होती है, बैटरी की ईएमएफ होती है, तो बैटरी इज अ सोर्स ऑफ करंट, ठीक है। तो इसी तरह जो इंड्यूस ईएमएफ है ये भी हमारे पास एक सोर्स होती है, जो किसका सोर्स होती है, इंड्यूस करंट का सोर्स होती है, इसी की वजह से करंट जो है वो फ्लो करता है, ठीक है बेटा। तो ये बातें जो है वो आपने सारी जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बच्चों याद रखनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड करंट कौन सा करंट होता है बेटा, इंड्यूस्ड करंट इज दैट इज produced due to that flows due to इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है बेटा। तो कंडक्टर के अंदर या सर्किट के अंदर इंड्यूस ईएमएफ मौजूद होगी, तो उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करता है उस करंट को हम नाम दे देते हैं इंड्यूस्ड करंट बेटा, ठीक है। अब जो सर्किट हम यूज कर रहे हैं बच्चों उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है और उसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो वो हमेशा कांस्टेंट आता है, एंड दैट कांस्टेंट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अब हम देखते हैं कि इंड्यूस्ड करंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है। इसको डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहां पे देखें, अगर हम करंट को देखें तो करंट और रेजिस्टेंस जो है बच्चों वो आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। जो सर्किट के अंदर इंड्यूस करंट फ्लो करेगा इंड्यूस ईएमएफ की वजह से, अब वो जो करंट फ्लो कर रहा है दैट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल या वायर जिसके अंदर ये फ्लो कर रहा होगा, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस अगर कम होगी तो करंट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा कर दी जाए तो करंट कम हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इंड्यूस करंट जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब देखें, अगर आप रेजिस्टेंस को कम करते हैं करंट ज्यादा हो जाता है, करंट जो अगर रेजिस्टेंस को ज्यादा करेंगे करंट कम हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट जो है हमेशा इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट कांस्टेंट वाज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब हम देखते हैं कि इंड्यूस जो करंट पैदा हो रहा है कॉइल के अंदर, अब उस करंट की वैल्यू जो है वो ज्यादा कैसे की जा सकती है, ठीक है। अब वो ज्यादा कैसे की जा सकती है उसके लिए बच्चों ये पॉइंट जो हैं वो आपने याद रख लेने हैं। अगर हम क्या करें, यूजिंग द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करंट कैन बी इंक्रीज्ड यूजिंग स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बड़ा मैग्नेट ले लेते हैं, तो जो इंड्यूस करंट की वैल्यू है बच्चों वो भी बढ़ जाएगी। मूविंग कॉइल फास्टर, अगर हम कॉइल को बहुत तेजी से मूव करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तब भी जो है करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और बच्चों नेक्स्ट चीज ये है कि अगर हम रिप्लेसिंग अ लूप बाय अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स, तो अगर हम एक ही टर्न जो है, फर्ज कर लो एक क्लोज हमारे पास जो लूप थी, आपने एक ही लूप है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवा रहे, अब उस एक लूप की जगह आप जो है एक ऐसी कॉइल कंसीडर कर लें जिसके अंदर बहुत ज्यादा टर्न्स हैं,
जितनी ज्यादा टर्न्स होंगी उतनी ज्यादा टर्न्स में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से हर टर्न में हमारे पास ईएमएफ पैदा होगी। हर टर्न के अंदर ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है बेटा, तो नंबर आप क्या करें, रिप्लेस कर दें एक लूप को बाय अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स, तो हमारे पास तब भी जो इंड्यूस करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और एक और चीज याद रखनी है, अगर हम जो कॉइल यूज करें जिसके अंदर जो है वो इंड्यूस्ड करंट मूव कर रहा है, अगर आप वो वायर जो है वो थिक यूज कर ले, ठीक है, मतलब वो थिक वायर हो तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, जितनी वो थिक होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से भी उसमें करंट जो है वो ज्यादा फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, और इंड्यूस करंट के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपने याद रखनी, वो ये है कि इंड्यूस करंट जो है बच्चों वो सिर्फ क्लोज्ड सर्किट के अंदर फ्लो करता है। अगर क्लोज सर्किट होगा तो इंड्यूस करंट पैदा होगा और फ्लो करेगा। अगर सर्किट ओपन है तो क्लोज जो अगर हमारे पास सर्किट ओपन है तो ये करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं हम। फर्ज कर लो ये हमारे पास ऐसे एक कॉइल है और ये कॉइल जो है बच्चों इसको जो है आप क्लोज नहीं करें, ठीक है, और इस कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पास कर रहा है, चेंज हो रहा हो। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है तो क्या इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा? तो आंसर इज नो। फ्लक्स चेंज हो रहा है लेकिन इसके अंदर इंड्यूस करंट नहीं फ्लो करेगा। लेकिन दूसरी बात कि इस फ्लक्स के चेंज की वजह से इसके अंदर ईएमएफ जरूर पैदा होगी लेकिन करंट फ्लो नहीं करेगा। तो बच्चों आपने ये याद रख लेना है कि अगर सर्किट ओपन हो तो इंड्यूस करंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, फ्लो नहीं करता। ठीक है, और हमने कहा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो सोर्स है बच्चों, उस सोर्स की वजह से इंड्यूस करंट फ्लो करता है, तो इंड्यूस करंट जो है वो इस इंड्यूस ईएमएफ का इफेक्ट हुआ। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ इज सोर्स या कॉज और ये हमारे पास क्या है, इफेक्ट है उसका। गॉट इट बच्चों? तो ये था कुछ बातें आपसे इंड्यूस करंट के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करते हैं, इसी फर्दर आगे डिस्कस करते हैं मोशनल ईएमएफ को। अब मोशनल ईएमएफ कोई लैदा से ईएमएफ नहीं है बेटा। ठीक है, मोशनल ईएमएफ इज आल्सो एन इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, सिर्फ नाम के लिहाज से इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से की गई है, मोशनल ईएमएफ। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो हम डेफिनेशन जो है वो जैसे नाम से ही जाहिर है, ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवा देते हैं बच्चों, ठीक है, तो उसकी मोशन की वजह से, उस कंडक्टर की मोशन की वजह से जो ईएमएफ पैदा होती है उसको मोशनल ईएमएफ कह देते हैं। मोशनल ईएमएफ इज आल्सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है बेटा, तो जैसे कि आपकी बुक में इसकी एक्सप्लेनेशन है कि हमारे पास ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ हम कैपिटल एल कंसीडर कर लें। ठीक है बच्चों, तो अभी ये एक हमारे पास लूप बन रहा है। ठीक है, ये दो रेल्स आपने ले लेनी है, कंडक्टिंग रेल्स हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर एक रोड रख देनी है, ये भी कंडक्टिंग रोड है। अब अगर हम क्या करें, इन दोनों रेल्स को एक गैल्वानोमीटर के साथ अटैच कर दें। ठीक है, अभी देखें यहां पे ना एक बच्चों एरिया बन रहा है जिसके अंदर एक खास मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है। तो हमने कहा था कि ईएमएफ पैदा कब होती है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। मतलब यहां से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, आपको पता है बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का निशान है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज, इस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर आप क्या करें, इस रोड को बेटा मूव करवाते हैं, तो इस रोड को मूव करवाने से एरिया चेंज होगा। एरिया चेंज होने की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसके चेंज की वजह से इस पूरे सर्किट के अंदर जो है इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाती है और इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। अब वो जो इंड्यूस ईएमएफ होती है उसका बेटा फॉर्मूला की डेरिवेशन की थी, दैट इंड्यूस ईएमएफ, जिसको मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं हम, इज इक्वल टू माइनस VBL साइन ऑफ थीटा। यहां पे एक बात याद रख लेंगे बच्चों, यहां पे जो माइनस का साइन है इसको डिस्कस किया जाएगा लेंजेस लॉ के अंदर। तो अभी के लिए सिर्फ अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें कि जो मोशन ऑफ कंडक्टर की वजह से ईएमएफ पैदा हो रही है वो किस पे डिपेंड करती है, तो याद रखना है बच्चों, मोशनल ईएमएफ यहां पे इस फॉर्मूले से जाहिर है, इट डिपेंड्स ऑन दी वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, मतलब यहां से हम कंडक्टर को अगर मूव करवा रहे हैं, दिस स्पीड इज v। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो ईएमएफ की इंड्यूस ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद बेटा तो ये देखें, इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर यूज करते हैं बेटा तो आपके पास जो ईएमएफ पैदा होगी उसकी वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर है उसकी लेंथ, अब जितनी लेंथ उसके अंदर, जितनी लेंथ उसकी ज्यादा होगी उतनी जो हमारे पास मोशनल ईएमएफ है उसकी वैल्यू बेटा ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे एक और चीज जो है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे बेटा आपने याद रख लेना है कि यहाँ पे जो एंगल थीटा है दैट इज बिटवीन वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड b, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो यहाँ पे थीटा है ये इन दो क्वांटिटीज के दरमियान है, ठीक है। अब साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? साइन थीटा की वैल्यू बेटा हमें पता है 0 से हम बढ़ाएं 90 की तरफ जाएं तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है और 90 पर जाके मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं बच्चों जो कि जिसके ऊपर जो है वो मोशनल ईएमएफ जो है वो डिपेंड करती है। अब यहां से इस मोशनल ईएमएफ की वजह से इस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड करंट फ्लो करने लग जाता है। अब अगर आपने उस करंट का फॉर्मूला बनाना हो तो हम उस करंट का फॉर्मूला कुछ यूं बना सकते हैं। हमें पता है कि I इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो है EMF ओवर R आ जाएगा। अब EMF की वैल्यू बच्चों हमने यहाँ पे निकाल ली है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस VBL साइन ऑफ थीटा। तो आप इसकी जगह, इस EMF की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास करंट का फॉर्मूला आ जाएगा जो कि इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मोशनल EMF, ठीक है बेटा। तो फर्दर इससे रिलेटेड MCQs डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हमने डिस्कस किया मोशनल EMF। अब मोशनल EMF जो है उसमें हमने उसका फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा कि दैट इज मोशनल EMF इज इक्वल टू माइनस VBL साइन ऑफ थीटा। अब देखिए वहां पे साइन ऑफ थीटा आ रहा है बेटा, गौर से देखना। अब कहता है कि यहाँ पे क्या MCQs है, कहता है कि एट विच एंगल EMF प्रोड्यूस्ड इन द मूविंग रोड, ठीक है, मूविंग रोड जो रोड मूव कर रहा था उसके अंदर जो EMF पैदा होती है इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ जो है वो किस एंगल के ऊपर हो जाएगी। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है। तो देखें हमने बेटा फॉर्मूला पढ़ा भी कि माइनस VBL साइन ऑफ थीटा। अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस एंगल पे होगी, जहां पे साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम होता है बेटा 90 के एंगल पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो 90 पे मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम जो हमारे पास EMF आएगी दैट कम्स आउट टू बी सिंपली VBL, ठीक है बेटा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास VBL। अब उसने पूछा है कि किस एंगल के ऊपर हाफ हो जाएगी, मतलब ये जो है इट इज डिवाइडेड बाय 2, ये हाफ जो है जितनी मैक्सिमम आ रही है उसका हाफ किस एंगल पे हो जाएगी। तो बेटा इसके लिए देखें तो इस फॉर्मूले में हमारे पास साइन ऑफ थीटा आ रहा है। अब साइन ऑफ थीटा जो है हम देखेंगे थीटा की वैल्यू कौन सी पुट करें कि साइन थीटा का आंसर 1/2 आ जाए। तो बेटा देखें ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है 30, 45, 60 एंड 90। तो अगर आप बेटा आपको वैल्यूज याद हैं डायरेक्टली इनकी, तो अगर आप 30 डिग्री यहाँ पे पुट करते हैं थीटा की जगह तो आपको पता है बेटा साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है। तो आप यहाँ पे थीटा 30 पुट करेंगे तो इस पूरे का आंसर 1/2 हो जाएगा। और हमारे पास अगर मतलब थीटा यहाँ पे पुट कर दिया जाए, ये 30 पुट कर दिया जाए बेटा, तो हमारे पास इस पूरे का आंसर 1/2 हो जाता है और हमारे पास EMF आ जाती है माइनस VBL डिवाइडेड बाय 2। तो ये किस एंगल पे हो जाता है बेटा, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज 30 डिग्री। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है किस एंगल के ऊपर, बताएं किस एंगल के ऊपर जो हमारे पास मोशनल EMF है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को √3/2 हो जाती है, 1/√2 टाइम्स हो जाती है। तो ये बेटा आपको वैल्यूज अगर ये सारी याद हैं तो आप आसानी से इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें एक और MCQs डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। कहता है कि एक मेटल रोड है ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मेटल रोड जो है वो जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है, जिसकी स्पीड कितनी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। इस परपेंडिकुलर टू अ 0.25 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो गिवन है बेटा, दैट इज 0.25 टेस्ला, ठीक है।
आपने क्या नहीं मालूम करना है, द ईएमएफ इंड्यूस इज, मतलब उसके अंदर जो मोशनल ईएमएफ पैदा हो रही होगी वो किसके इक्वल होगी। तो आप देखें बेटा, सबसे पहली बात तो यह है कि जो परपेंडिकुलर है इसका मतलब कि एंगल 90 बन रहा है, ठीक है, एंगल 90 बन रहा है तो आप डायरेक्टली साइन थीटा की जगह 90 पुट करेंगे तो ये सारा फैक्टर खत्म हो जाएगा। बाकी देखें हमारे पास बाकी जो है फैक्टर बच गया माइनस। अभी हम माइनस को इग्नोर कर रहे हैं बेटा, क्योंकि माइनस जो है वो मैंने बताया कि हम लेंज़ेस लॉ पढ़ेंगे, वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताता है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो बाकी हमारे पास फॉर्मूला बच जाता है VBL। अब आप तीनों वैल्यूज गिवन है बेटा, आप यहां पे वैल्यूज पुट कर दें। V इज 0.5, ठीक है बेटा, और B जो है हमारे पास ये भी 0.25 है, और हमारे पास ये जो लेंथ है दैट इज 25 सेंटीमीटर, और सेंटी को अगर मीटर में लिखे हो तो 10 की पावर -2 आ जाता है। जब आप इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3.13, और 60 10 की पावर -2 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है बेटा। और इसका जो हमारे पास यूनिट होता है ईएमएफ का दैट इज वोल्ट। तो हमारे पास ऑप्शन जो बेस्ट आंसर है वो क्या बन रहा होगा, दैट इज फर्स्ट हमारे पास अल्फा ऑप्शन 3.13 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट आ रहा होगा बेटा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड इसी तरह से कोई भी आपको वैल्यूज गिवन होगी, आपने फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करके आपने आंसर निकाल लेना बेटा, ठीक है। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है बेटा। अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, उसकी स्टेटमेंट कुछ यूं थी कि जो ईएमएफ पैदा होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर दैट इज इक्वल टू द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ऐसी कॉइल जिसकी हमारे पास n, उसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो उसके अंदर जो ईएमएफ पैदा होती है दैट इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा t, ठीक है बेटा। और अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड देखें, अब यहां पे भी नेगेटिव साइन आता है जिसको बेटा डिटेल से डिस्कस किया जाएगा लेंजेस लॉ के अंदर, ठीक है। तो अभी सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड देखें तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है n डेल्टा फाई b डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब बेटा मैंने आपको अभी बताया था स्टार्ट पे यहाँ पे कि हमारे पास जो डेल्टा फाई बी होता है वो चेंज इन फ्लक्स किस वजह से हो सकता है, उसकी दो रीजन है, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दी जाए, एरिया कांस्टेंट रहे, या फिर बी कांस्टेंट है, एरिया जो है वो चेंज कर दो, ठीक है बेटा। तो ये हम इस फॉर्मूले को इस दो तरह से लिखा जा सकता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू n डेल्टा बी ए ओवर डेल्टा टी, या इसको लिखा जा सकता है n बी डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास ये दो फार्मूले यहां से बन जाते हैं। अब देखिए इससे मजीद हमारे पास क्या फार्मूला बन सकता है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है हमें पता बेटा कि दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू इंड्यूस्ड करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ठीक है। हम इसकी जगह अगर ये फार्मूला पुट कर दें बेटा तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी आई आर इज इक्वल टू n डेल्टा फाई बी ओवर डेल्टा टी। अब यहां से हमारे पास दो फॉर्मूले आ सकते हैं बेटा, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो यहां से देखें बेटा आर को अगर आप दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें तो हमारे पास आई आ जाता है दैट इज इक्वल टू n डेल्टा फाई ओवर आर डेल्टा टी बन जाएगा। और यहां से आपने रेजिस्टेंस जिस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रही है और उसमें इंड्यूस करंट फ्लो कर रहा है, आपसे कहा जाए उसकी रेजिस्टेंस निकालो, तो उसकी रेजिस्टेंस भी बेटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज आर, यहां से आई जो है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो आर इज इक्वल टू n डेल्टा फाई बी ओवर आई डेल्टा टी, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब इनमें से कौन सा फार्मूला आपने यूज करना है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपने बेटा ये फॉर्मूले सारे याद रखने हैं। आप जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आपने फौरन सारे फार्मूलाज को जो है वो दिमाग के अंदर कैलकुलेट करना है और फौरन आपने जज कर लेना है कि कौन सा फार्मूला यूज होगा, ठीक है। इसकी फर्दर डिटेल के लिए बेटा कुछ एमसीक्यूज और लेंसेज लॉ को डिस्कस करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज लेंसेज लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। आप देखते हैं लेंसेज लॉ
क्या है, सबसे पहले एक एमसीक्यूज है, दैट इज कि लेंज़ेस लॉ इज एन अदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक सेकंड फॉर्म है, अनदर फॉर्म है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि लेंज़ेस लॉ डील्स विद या रेफर्स टू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, नॉट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है बेटा, तो लेंज़ेस ने जो लॉ दिया था ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को नहीं बताता। इसको बेटा आपने याद रख लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है जी बेटा, तो अब स्टेटमेंट इसकी देखें, इट स्टेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द कोज व्हिच प्रोड्यूसेस द करंट। अब बेटा हमें पता है कि जब भी किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाएगी। ठीक है, और उस ईएमएफ की वजह से कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करने लग जाएगा। अब लेंज़ेस कहता है कि वो जो करंट है जब फ्लो करता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है। अब उसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो अपने कोज को अपोज कर रहा होता है। किस तरह से अपोज करता है कोज को, ये समझने के लिए ये मैंने एक जो सीरीज बनाई है इसको बेटा आपने याद रख लेना है, जो कि इसको समझने के लिए बहुत आपके लिए अहम होगी। अब देखें क्या होता है, चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से बेटा इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है। इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट जो है वो फ्लो करता है। अब हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करेगा तो करंट के फ्लो की वजह से उस कंडक्टर के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। तो ये अगर इंड्यूस करंट कंडक्टर में फ्लो करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाती है बेटा, जिसको हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं बेटा। ठीक है, अब इसको समझते हैं, बड़े गौर से समझिएगा बेटा। फर्ज कर लें ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है और इस सामने हमने एक कॉइल रखी है जिसके साथ हमने एक गैल्वानोमीटर अटैच कर दिया है। ठीक है, जब ये दोनों रेस्ट की हालत में होंगे, दोनों रेस्ट की हालत में है तो कोई इसके अंदर जो है इंड्यूस ईएमएफ पैदा नहीं होगी, ना ही इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। अब अगर हम क्या करें, फर्ज कर लें हम इस बार मैग्नेट को बेटा पुश करते हैं। ठीक है, इसकी तरफ, कॉइल की तरफ इसको मूव करवाते हैं, तो हमारा जो पुश है, इस पुश की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस कॉइल में चेंज होगा और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से इसमें ईएमएफ पैदा होगी और उस ईएमएफ की वजह से इस कॉइल के अंदर बेटा इंड्यूस करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब इंड्यूस करंट जो देखें बेटा, इस कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। अब वो डायरेक्शन क्या होगी, इसी को तो लेंज़ेस ने एक्सप्लेन किया है कि वो जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी कि वो अपने कोज को अपोज करे। अब इसका कोज क्या है, पुश। हम इस बार मैग्नेट को इसकी तरफ लेके जा रहे हैं, कॉइल की तरफ लेके जाना चाहते हैं। अब इसके अंदर करंट इस तरह से फ्लो करेगा कि वो अपनी तरफ आने वाले इस बार मैग्नेट को पुश कर सके, इस चेंज को अपोज कर सके। ठीक है, अब देखें बेटा होगा क्या, जब इसको मूव किया फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई, उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ। अब ये इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, इस कॉइल के अबाउट बेटा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ये किस तरह से जनरेट करेगा कि ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इसमें पैदा होगी कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके। अब देखें बेटा, हमने यहाँ पे कॉइल है तो हमें पता है कॉइल, अगर कॉइल में करंट फ्लो कर रहा हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए हमने राइट हैंड ग्रिप रूल पढ़ा था। ठीक है, सोलिनॉइड के अंदर। अब अगर फर्ज कर लो ये सोलिनॉइड है हमारे पास, ये कॉइल है, तो इसके अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है जस्ट लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड ग्रिप रूल क्या कहता था कि टर्न द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, योर इरेक्टेड थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। ठीक है बेटा, तो अब देखो अगर इसमें करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, तो अगर हम फिंगर्स को कर्ल करें डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ तो नॉर्थ पोल इधर बनेगा जो हमारे पास इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और इसका साउथ पोल इस तरफ बनेगा। ठीक है, और अगर करंट की डायरेक्शन कुछ यूं हो बेटा, क्लॉकवाइज हो, ठीक है, तो नॉर्थ पोल इधर बनेगा, साउथ इधर बनेगा।
अब करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? करंट की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए कि वो अपने कोर्स को अपोज कर सके, और ये तभी पॉसिबल है बेटा कि जब हमारे पास यहां पे इस जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ पोल इधर बन रहा हो, तभी ये इसको क्या कर सकेगा? रिपेल कर सकेगा, उसको अपोज कर सकेगा, ठीक है। और फिर इसका साउथ पोल इधर बनेगा, ठीक है। तो देखें बेटा, अगर इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी तभी इधर क्या होगा? इसके अंदर जो है हमारे पास इसका नॉर्थ पोल इधर बनेगा, साउथ इधर बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से हमें पता चल गया कि इस कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो ये बेटा आपने बात याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो मतलब आपने ये बताना होगा कि कोई भी कंडक्टर है सामने कि उसके अंदर जो करंट है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन बतानी होगी, ठीक है। और ये बात याद रखनी है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा बेटा कैसे मालूम होगी कि हमारे पास जो अगर नॉर्थ पोल है, अगर जो हमारे पास इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ पोल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम इसको क्या करें बेटा, गौर से देखना, अगर हम इसको बैकवर्ड मूव करवाएं, वापस मूव करवाएं, अब वापस मूव करवाएंगे तो क्या कर रहे हैं? हम वापस ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसको डिक्रीज कर रहे हैं, पहले इंक्रीज किया था, अब उसको डिक्रीज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा? इस कॉइल के अंदर जो है डिक्रीज की वजह से भी इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी, इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा। अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी कि वो इसको पीछे जाने से अब रोकेगा। अब वो पीछे जाने से कैसे रोक सकता है? अगर देखें बच्चा, ये इधर नॉर्थ पोल है तो इधर जो है अगर ये इसको रोकना चाहता है तो इसको चाहिए कि इधर कौन सा पोल बना दे? साउथ पोल बना दे बेटा, ठीक है। और इस तरफ नॉर्थ पोल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको वापस हम खींचना चाह रहे हैं, तो वापस खींचना चाह रहे हैं तो ये जो हमारे पास इंड्यूस करंट इसमें पैदा हो रहेगा वो इस तरह से पैदा होगा कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका साउथ पोल इधर बनेगा, नॉर्थ पोल इधर होगा। और वो कब पॉसिबल है? अब करंट की डायरेक्शन जब इसको बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, पीछे मूव कर रहे हैं, अब करंट की डायरेक्शन बेटा क्या होगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये आपने याद रखना है कि अब ये जो नॉर्थ पोल इसका बना वो इसका जो साउथ पोल बना वो इस नॉर्थ पोल को बेटा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, उसको रोकेगा, दूर जाने नहीं दे रहा होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपने याद रखना है। अब इसकी फर्दर डिटेल के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी बेटा, अब ये ना कुछ एग्जाम्पल्स हैं हम जिसमें आपने करंट की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन बतानी है। आप देखें, फर्ज कर लें एक हमारे पास एक बार मैग्नेट है जो कि फ्रीली फॉल कर रहा है और नीचे आपने एक कॉइल में से इसको पास करवाना है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि जब ये फ्रीली फॉल कर रहा है ऐसे, इसका नॉर्थ पोल सामने है, साउथ पोल उसका ऊपर है और ये फ्रीली फॉल कर रहा है विद द एक्सेलरेशन g, तो ये जो कॉइल नीचे यहां पे मौजूद है इसके अंदर करंट, इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ठीक है। तो हमें पता है बेटा कि इंड्यूस करंट, इसके अंदर जो इंड्यूस करंट पैदा होना है उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो अपने कोज को क्या करे? अपोज करे, ठीक है। अब देखें, अगर यही कॉइल, ये कॉइल फर्ज कर लें वही कॉइल है, अब इसमें करंट इस तरह से फ्लो होना चाहिए कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही हो वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही हो, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है? देखें, करंट इसमें या तो ऐसे फ्लो कर सकता है एंटी क्लॉकवाइज, या इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर सकता है। अगर देखें बेटा ऊपर से नॉर्थ पोल आ रहा है तो इसको रेजिस्ट करने के लिए ऊपर इस यहां पे इस करंट की वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए उसका नॉर्थ पोल ऊपर होना चाहिए और साउथ पोल नीचे होना चाहिए। तो कब पॉसिबल है ये तभी पॉसिबल है जब इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो। जब एंटी क्लॉकवाइज होगी तो नॉर्थ पोल ऊपर आएगा, साउथ पोल नीचे आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से इसमें जो करंट की डायरेक्शन आ जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा? एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी, ठीक है। ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा। इसी तरह हमारे पास और दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज आपसे ये पूछा जा सकता है बेटा, जब ये फ्रीली फॉल कर रहा होता है तो इसका एक्सेलरेशन a होता है, ठीक है। फ्रीली फॉल का मतलब नीचे से उसको कोई चीज जो है, एक फ्रीली फॉल का मतलब सिर्फ जो फोर्स लग रही होती है वो ग्रेविटी की फोर्स होनी चाहिए। अगर कोई दूसरी फोर्स अप्लाई कर हो जाती है इसके ऊपर तो वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है वो नहीं रहेगी। अब क्या होगा बेटा, जब ये नीचे गिर रहा था तो इसमें नीचे यहाँ पे इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी जिसको ऊपर को पुश करेगी, ठीक है, उसको ऊपर को पुश करेगी।
अब ऊपर को जब पुश करेगी तो इसका एक्सेलरेशन जो है पहले जी था, अब वो नीचे आएगा तो अब उसका एक्सेलरेशन ए हो जाएगा। और याद रखना बेटा वो ए एक्सेलरेशन जो है वो जी से कम होगा इस सूरत में, ठीक है बेटा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि जब वो फ्रीली फॉल कर रहा होता है, कॉइल के पास आ जाता है, तो तब वो फ्रीली फॉल नहीं रहता, तब उसका एक्सेलरेशन ए हो जाता है और ए एक्सेलरेशन जो है वो जी से कम होगा। इसी तरह फर्ज कर लो बेटा, अब इसमें क्या है, साउथ पोल जो है हमारे पास वो नीचे को है, ठीक है, और नॉर्थ पोल ऊपर है। अब ये नीचे को इस तरह से गिर रहा है, ठीक है। अब देखें बेटा, हमने देखना है कि इस कॉइल के अंदर जो हमारे पास करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। अब डायरेक्शन देखनी है हमने कि ऊपर से साउथ पोल आ रहा है, तो ये वाला मैग्नेट जो है ये रिपेल कैसे होगा, अपोज कैसे होगा, जब इसकी अंदर करंट फ्लो करे, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हो उसका साउथ पोल भी बेटा कहां बने, ऊपर बने, ठीक है, और उसका नॉर्थ पोल नीचे बने। अब देखें ये कब पॉसिबल है बेटा, ठीक है। अब इस कॉइल के अंदर ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब इसके अंदर जो करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा हो। जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो नॉर्थ पोल नीचे आ जाएगा, साउथ पोल ऊपर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन अब इसमें क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज आ जाएगी, ठीक है बेटा। और दूसरी बात आपने बेटा याद रखनी है इसमें कि जब ये नीचे गिर रहा होता है इस तरह से, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा होती है और इंड्यूस करंट भी पैदा होता है। इसी तरह जब ये इस तरह से गिर रहा होता है, इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा होती है, इंड्यूस करंट भी पैदा होता है। अब हमने यहाँ पे देखा कि इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बेटा क्या होगी, नाउ दैट विल बी क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी अगर ऊपर से साउथ पोल आ रहा है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, फर्ज कर लो ये इस तरह से नीचे गिर रहा है और जो हमारे पास आगे लूप है वो ओपन लूप है। ओपन लूप है मतलब क्लोज नहीं है। जब बेटा ये लूप ओपन लूप होगा तो इसके अंदर जो है करंट की डायरेक्शन बताओ, आपसे पूछ ले करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो बेटा मैंने क्या कहा था, हमने स्टार्ट में पढ़ा कि इंड्यूस करंट सिर्फ कब पैदा होता है, जब सर्किट क्या हो, क्लोज हो। तो ये सर्किट क्या बन गया बेटा, ओपन बन गया, तो इसके अंदर कोई भी इंड्यूस करंट जो है वो पैदा नहीं होगा। सिर्फ क्या पैदा होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, लेकिन इंड्यूस करंट नहीं पैदा होगा। और जब करंट ही पैदा नहीं होगा तो इसका मतलब ये जो हमारे पास कॉइल है वो इसको अपोज नहीं करेगी, क्योंकि इसमें जब करंट ही पैदा फ्लो नहीं होगा, करंट पैदा ही नहीं हो रहा, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा नहीं होगी जो उसको अपोज कर सकेगी। तो एज अ रिजल्ट इसका जो एक्सेलरेशन है वो वही रहेगा जो इसका फ्रीली फॉलिंग एक्सेलरेशन है, मतलब इसको डीसेलरेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। और एक दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, आपने ये मालूम करना है कि किसी भी कॉइल में करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो बेटा देखें ये डिपेंड करता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, आप उसको टॉप से देख रहे हैं या बॉटम से देख रहे हैं, ठीक है। मतलब आप अगर ये एक इसके इसको याद रखने के लिए मैंने आपको यहां पे एक ट्रिक बता दिया है कि अगर आप ऊपर से देख रहे हैं, फर्ज कर लो, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं और ऊपर से जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ पोल आपके सामने आ रहा है, ठीक है। ऊपर से देखेंगे तो नॉर्थ पोल आपको सामने से नजर आएगा। तो अगर नॉर्थ पोल सामने से नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि उस कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा बेटा, ठीक है। और अगर आप ऊपर से उसको देख रहे हैं, टॉप व्यू से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका साउथ पोल जो है वो आपको नजर आ रहा है ऊपर से सामने से, अगर साउथ पोल नजर आ रहा है तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है बेटा, ठीक है। अब यही भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इसको ऊपर से देख रहे हैं तो सामने से आपको नॉर्थ नजर आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर बेटा आप इसको नीचे से देखें, इस तरफ से देखें, तो अब आपके सामने क्या होगा, अगर आप इसको नीचे से देखते हैं तो अब आपके सामने साउथ पोल आएगा। तो नीचे से देखें तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ऊपर से देखें तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपने बेटा याद रखना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। नीचे से देखेंगे साउथ नजर आएगा, साउथ का मतलब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ऊपर से देखेंगे आपको नॉर्थ नजर आएगा, उसका मतलब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखें बेटा एक एमसीक्यूज डील करते हैं इससे रिलेटेड। कहते हैं कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच दैट,
अब लेंज़ेस लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है कि वो अपने कॉज को अपोज करे, ठीक है। तो देखें, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट के इट डिक्रीजेस फ्लक्स इफ इंक्रीजिंग। ये क्या करता है, अगर फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो ये उसको डिक्रीज करने की कोशिश करता है। बिल्कुल ठीक बात कही है। अगर हमें कहा कि इसको अपोज करेगा, अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको ये डिक्रीज करेगा। इंक्रीजेस फ्लक्स इफ डिक्रीजिंग, और अगर फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो ये उसको इंक्रीज करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट बेटा, अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट, ये उस कॉज को अपोज करता है जो इसको प्रोड्यूस करी होती है एज पर द स्टेटमेंट। और फिर ऑल ऑफ दीज, तो देखें सारी स्टेटमेंट जो है लेंज़ेस लॉ के मुताबिक जो है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो व्हाट विल बी द बेस्ट ऑप्शन, इट्स बेस्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये उसको डिक्रीज करने की कोशिश करता है, डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये हमेशा कॉज को अपोज करेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो कॉज होती है वो क्या होती है, तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डिक्रीज इन फ्लक्स, इंक्रीज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। तो इंड्यूस ईएमएफ जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि इंड्यूस ईएमएफ बेटा वो सिर्फ किस वजह से जो है हमारे पास पैदा होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और मैंने बताया आपको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स उसकी वैल्यू बताता है। इंड्यूस ईएमएफ पैदा किस वजह से होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है बेटा। अब देखें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बड़ी दफा पूछा गया है, लेंज़ेस लॉ रिफर्स टू द डायरेक्शन ऑफ। अब लेंज़ेस लॉ किसकी डायरेक्शन बताता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ओनली, इंड्यूस करंट ओनली, बोथ इंड्यूस करंट एंड ईएमएफ, नन ऑफ दीज। तो बेटा जैसे कि हम स्टार्ट में ही पढ़ चुके हैं कि लेंज़ेस लॉ इट ओनली रिफर्स टू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, नॉट ईएमएफ। तो व्हाट विल बी द बेस्ट ऑप्शन, इट ओनली टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ओनली बेटा, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन होगा और इसका ऑप्शन चेंज ऑफ फ्लक्स है। गॉट इट बच्चों। तो ये इससे रिलेटेड एमसीक्यूज है। इससे रिलेटेड और भी एमसीक्यू इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको कोई भी एग्जांपल दी जा सकती है। तो आपने बेटा इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है और कोई भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो नेक्स्ट डिस्कशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अगला टॉपिक हमारे पास है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अब ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या है, सबसे पहले बेटा हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी, जो कि हमारे पास यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ऐसी डिवाइस जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको बेटा आप क्या नाम देते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्यों कहते हैं कि क्योंकि इसमें जो करंट पैदा होता है दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। जनरेटर दो तरह के होते हैं, डीसी जनरेटर है, एसी जनरेटर है, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर जो करंट पैदा होता है वो ऑल्टरनेटिंग होता है बेटा, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है ईएमएफ पैदा करता है, ठीक है। अब वो कैसे पैदा करता है, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल बच्चों क्या है, इट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है याद रखना बेटा, वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अब अगर हम इसके बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें तो बेसिक कंपोनेंट्स में हमारे पास सबसे पहले ये एक क्वाइल होती है बेटा, रेक्टेंगुलर क्वाइल होती है जिसको हम नाम देते हैं आर्मेचर का, ठीक है। फिर अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड है जो कि कनकेव शेप्ड होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है, एक बड़ा सा मैग्नेट होता है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल होता है, तो कनकेव शेप में होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास स्लिप रिंग्स होते हैं, ये स्लिप रिंग्स हैं और ये क्वाइल्स के दोनों सिरे दोनों स्लिप रिंग से जुड़े होते हैं। उसके बाद कार्बन ब्रशेज होते हैं हमारे पास यहाँ पे जो कि स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। और देन सोर्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब हमें पता है कि इसके अंदर ईएमएफ पैदा ही कब होगी, जब इसको घुमाएंगे हम। अब उस घुमाने के लिए, इसको घुमाने के लिए भी किसी मैकेनिकल सोर्स की जरूरत होती है, ठीक है। मतलब इस क्वाइल को ऐसे रोटेट किया जाता है बेटा, ठीक है। जब ये रोटेट करती है तो क्या होता है, रोटेट करेगी तो इसके में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा,
मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाती है। अब वो जो ईएमएफ पैदा होती है बेटा, वो जो है हमारे पास उसका फॉर्मूला हमें पता है कि दैट फॉर्मूला इज मतलब दिस ईएमएफ इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन ऑफ थीटा। और इसको याद करने के लिए, आसानी से याद करने के लिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल टू नवाब साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये ओमेगा है लेकिन इसको स्मॉल w पढ़े तो नवाब साइन ऑफ थीटा बन जाता है। ठीक है बेटा, अब इसी फॉर्म को जो इसके ये हमारे पास जो ईएमएफ पैदा हो रही है, अब यहाँ पे थीटा की जगह बेटा हम क्या प्लेस कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज ओमेगा टी, इसको ओमेगा टी लिख सकते हैं। और फिर हमें पता है कि जो ओमेगा होता है ये होती है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बेटा किसके इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है, तो जहां पे ओमेगा आ रहा है उसकी जगह आप क्या प्लेस कर सकते हैं, 2 पाई एफ टी। ठीक है बेटा, और इसका एक और फॉर्म बन सकती है, एक और फॉर्म जो है वो हम लिख सकते हैं, देखें ईएमएफ इज इक्वल टू साइन ऑफ, अब देखें जहां स्मॉल एफ आ रहा है उसकी जगह 1/t भी आ सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो ये भी बेटा इसी की एक फॉर्म है। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे इस एक फॉर्मूले के अंदर ये जो चीजें, ये जो हमारे पास यूज हुए हैं सिंबल्स, ये किसके हैं, एन जो है इट एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा स्टैंड फॉर एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं इसको, ए इज एरिया ऑफ द क्वाइल, ये जो क्वाइल है हमारे पास इसका एरिया जो है। ठीक है, और बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, जो आपने ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है कनकेव शेप में। ठीक है बेटा, तो अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से रिलेटेड, उसको डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास देखें जो ईएमएफ इंड्यूस होती है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में, उसका फॉर्मूला होता है ईएमएफ इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन ऑफ थीटा। अब इसमें आ रहा है साइन ऑफ थीटा। अब थीटा, साइन ऑफ थीटा जो है इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करने से ईएमएफ की वैल्यू भी वेरी होगी। अब हम देखें ये थीटा जो है बेटा, अगर इसकी जगह अगर हम 90 पुट कर दें एंगल, ठीक है, अब जो साइन थीटा होता है वो 90 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है और वो 1 के इक्वल होती है बेटा। ठीक है, तो अगर आप इस थीटा को यहाँ पे पुट करते हैं तो साइन 91 हो जाता है, तो बाकी हमारे पास सिर्फ आंसर आ जाएगा एन ओमेगा ए बी। ठीक है, और ये जो हमारे पास वैल्यू, ये हमारे पास जो साइन 90 पुट करने के बाद हमारे पास जो ईएमएफ आती है उसको बेटा ई नोट से जाहिर करते हैं, और याद रखिएगा ई नोट क्या है, ये ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू को हम यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट से जाहिर करते हैं, ये मैक्सिमम ईएमएफ का सिंबल है। ठीक है, और ये किस एंगल पे होती है बेटा, इट हैपेंस एट द एंगल 90 डिग्री। अब अगर हम इसी थीटा की जगह 0 पुट कर दें या 180 पुट कर दें, तो 0 पुट कर दो या 180 पुट कर दो, दोनों पे साइन थीटा की वैल्यू बेटा 0 होती है। और जब साइन थीटा 0 हो जाएगा, 0 को इधर पुट करो तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास ईएमएफ जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी, एंड दैट इज मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब ये हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज देख ली। इसके अलावा बेटा आपसे जो है वो कोई भी वैल्यू जो है पूछी जा सकती है। मतलब आपसे पूछा जा सकता है बताओ किस एंगल के ऊपर, जैसे कि मैंने अभी एक एमसीक्यूज लिखा हुआ है, वो एमसीक्यूज क्या है, कहता है एट विच एंगल ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन कॉइल इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू ये वाली थी, ठीक है, NWAB, ठीक है, और ये थी 90 के ऊपर, एंगल जब 90 था, तो इसका हाफ जो है वो किस एंगल के ऊपर जाता है। तो आपने बेटा ये याद रखना है कि इसके साथ चूंकि साइन थीटा आ रहा है, अब आपने देखना है कि जितनी आपको ऑप्शंस गिवन है किस एंगल के ऊपर जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो बेटा हमारे पास सबसे पहले अगर हम देख लें साइन 30, तो साइन 30 पे ही हमारे पास जो है वैल्यू जो होती है साइन 30 की 1/2 हो जाती है। तो साइन 30 के ऊपर बेटा क्या हो जाता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाती है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक एमसीक्यूज आ गया, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है बच्चों बताओ कि किस एंगल के ऊपर जो हमारे पास ईएमएफ जनरेट हो रही है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का नेगेटिव हो जाएगी, मतलब माइनस आ जाएगा साथ। तो ये बेटा आप इसके लिए एंगल निकालें, थीटा क्या हो सकता है। आप सोचें कि किस एंगल के ऊपर जो है हमारे पास -1 आंसर आता है
किस साइन थीटा का, ठीक है, किस एंगल के ऊपर। तो बेटा इसका आंसर जो है वो आप याद रख लें, मैं बता देता हूँ फिर भी। तो ये हमारे पास होता है बेटा एट 270 डिग्री, ठीक है। तो 270 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू -1 हो जाती है। तो हम याद रखना है कि उस टाइम पे बच्चों दिस EMF इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब आ जाते हैं इसका एक और MCQs करते हैं इसका, कि बताएं कि इस एंगल के ऊपर थीटा फाइंड आउट करना है कि जो EMF है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का √3/2 हो जाता है, ठीक है। तो बेटा आपने याद रखना है कि अब आप देखेंगे कि आपको याद अगर है कि किस एंगल के ऊपर जो साइन होता है उसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो आप बेटा जब आपको ये टेबल एक याद होगा, इसकी वैल्यू याद होगी, तो आपको पता चलेगा कि अगर हम साइन की जगह 60 पुट करते हैं, ठीक है, साइन 60 पुट करते हैं तो हमारे पास साइन 60 का आंसर आता है √3/2 आ जाता है, ठीक है बेटा। तो ये बातें आपने याद रखी हैं। अब देखें, अगर हमारे पास ये इंड्यूस EMF थी, अब उस इंड्यूस EMF की वजह से हमें इंड्यूस करंट मिल रहा होगा, और वो इंड्यूस करंट जो है वो किसके इक्वल होगा, तो इंड्यूस करंट विल बी इक्वल टू EMF/R, ठीक है बेटा। अब देखें, मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब E0, ये एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू नवाब सिंपल। अब देखें, अगर आप इस फॉर्मूले में आ जाएं तो यहाँ पे जहाँ पे ये आ रहा है नवाब आ रहा है, उसकी जगह बेटा आप क्या पुट कर सकते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास यही फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाता है, दिस EMF इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा, ठीक है बेटा। तो अब देखें, आप इस एप्सिलॉन की जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा ओवर R, ठीक है। अब देखें, एप्सिलॉन नॉट ओवर R हमें पता है ये एप्सिलॉन ओवर R I के इक्वल है। अगर एप्सिलॉन नॉट ओवर R आ जाए तो ये हमारे पास बन जाएगा I0, ठीक है, I0 साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। तो करंट का हमारे पास फॉर्मूला बन गया, यहां से क्या आ गया, I इज इक्वल टू सिंपल I0 साइन ऑफ थीटा। अब अगेन बेटा थीटा की वैल्यू जो है, अब उसकी जगह ओमेगा टी पुट कर सकती हैं थीटा की जगह, फिर आगे 2πft पुट कर सकती हैं, फिर आप थीटा की जगह 2π/t कैपिटल T इंटू स्मॉल t पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से वोल्टेज जो है वेरी करता है, इसी तरह से हमारे पास जो है करंट भी वो भी वेरी करता है। तो अब ये किस तरह से वेरी करते हैं, इसके लिए मैंने ये फॉर्मूले बनाए हैं आपके लिए। तो देखें, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, वोल्टेज की बात करें बच्चों तो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं 2π/t इंटू स्मॉल t। इसी तरह अगर करंट का फॉर्मूला लिखें I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह बेटा पुट कर सकते हैं 2π/T इंटू स्मॉल t। अब हमने देखना है कि टाइम की वेरिएशन के साथ जैसे जैसे टाइम वेरी करता है तो हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा होता है वो किस तरह से वेरी करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा एक वैल्यू इधर देखें कि अगर हम सब यहाँ टाइम जो है वो 0 पुट कर दें, ठीक है, टाइम जो है वो 0 पुट कर दें। जब टाइम 0 होगा तो बेटा देखें V भी 0 हो जाएगा, I भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे जो मैंने नहीं लिखा वो आपने ये याद रख लेना है कि T जो है 0 पुट करेंगे तो बेटा ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखें जब टाइम जो है वो T/4 होता है, तो टाइम T/4 होता है तो तब एंगल जो बन रहा होता है बेटा वो बन रहा होता है हमारे पास π/2 या 90। और अगर आप π/2 इधर पुट करें, 90 इधर पुट करें, π/2 इधर पुट करें, ठीक है, टाइम इधर पुट करें, सॉरी, अच्छा बेटा। तो देखें हमारे पास आप इस टाइम की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। अब हम देखेंगे कि टाइम को अगर हम चेंज करते हैं तो उसके साथ जो है I और V की वैल्यू में कैसे चेंज आता है। अगर आप टाइम पुट करते हैं बेटा T/4, उस जब टाइम T/2 होता है तो ये याद आपने रख लेना है, उस टाइम पे बेटा आप यहाँ पे अगर T की जगह T/4 पुट करें तो आपके पास जो एंगल बन रहा होता है वो π/2 हो रहा है, और π/2 को हम 90 डिग्री भी कहते हैं। अब जब आप ये पुट करते हैं T/4 तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाता है दैट इज I इज इक्वल टू I0 मैक्सिमम पॉजिटिव में एंड V इज इक्वल टू V0 मैक्सिमम पॉजिटिव में। इसी तरह बेटा जब आप टाइम T/2 पुट करते हैं तो T/2 इधर पुट करें तो हमारे पास फॉर्मूला थीटा आ जाता है पाई, ठीक है, और पाई को हम 180 भी कहते हैं बेटा। जब आप इस टाइम को इधर पुट करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है I जो आता है वो 0 हो जाता है और V भी 0 हो जाता है,
ठीक है बेटा। अब देखें जब टाइम आप 3t/4 पुट करते हैं, अब 3t/4 को यहाँ पुट करें तो हमारे पास एंगल की वैल्यू आ जाएगी 3π/2 और 270। जब आप बेटा यहाँ पे ये 3π/2 पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, ठीक है, और या फिर अगर टाइम पुट करें 3t/4 तो हमारे पास i इक्वल आ जाता है माइनस टाइम I0 और v इक्वल आ जाता है माइनस टाइम v0। ठीक है बेटा। और जब टाइम पीरियड मुकम्मल हो जाता है, एक चक्कर जो है, एक रेवोल्यूशन मुकम्मल हो जाता है, तो जो एंगल बन रहा होता है बेटा वो हमारे पास बन रहा होता है 2π या 360 डिग्री। ठीक है। और जब एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है तो तब i भी 0 हो जाता है, v भी 0 हो जाता है। ठीक है। तो ये बेटा हमारे आपने ये बातें इसके बारे में याद रखनी है, आपसे पूछा जा, जैसे ये मैंने जो है इस टाइम के ऊपर, इस टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यूज बताई। आपसे इसके अलावा टाइम भी पूछा जा सकता है, मतलब आपसे पूछा जा सकता है बताओ t/8 के ऊपर जो है वैल्यू कितनी होगी v की या i की, t/6 के ऊपर क्या होगी। तो बेटा आपने सिंपली क्या करना है, ये फार्मूला आपने इधर लिखा हुआ है, आपसे जिस टाइम के अकॉर्डिंग भी आपसे v पूछ लिया जाए, i पूछ लिया जाए, आपने स्मॉल t की जगह वो टाइम पुट कर देना है। मतलब t/4 है, t/6 है, t/8 है, t/10 है, किसी भी टाइम के अकॉर्डिंग आपसे पूछी जाए, आप इनमें वैल्यू पुट करें, आपके पास i और v का आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं कि इससे ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने एक इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला के आपको ना फर्ज कर लो एक गिवन है कि i इज इक्वल टू 20 sin 100 ωt। ये एक MCQ के तौर पे आपसे पूछा जाए कि आपको ये एक स्टेटमेंट गिवन है, कहता है इस स्टेटमेंट से आप बताओ कि जो I0 है, मतलब मैक्सिमम करंट है, वो उसकी वैल्यू कितनी है, और जो हमारे पास जिस कॉइल की वजह से ये करंट पैदा हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है बेटा। तो आपने इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह के बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको करने का तरीका क्या है, बड़े गौर से देखिएगा बेटा। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है। अब हमें पता है बेसिक इक्वेशन हमारे पास ये है, I इज इक्वल टू I0 sin थीटा। अब देखो इधर I0 की जगह 20 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब I0 जो है वो कितना होगा बेटा, 20 होगा। आपने कंपैरिजन से वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कंपेयर कर लेना दोनों को। तो देखो इधर जहां पे I0 आ रहा है वहां 20 आ रहा है, तो इसका मतलब I0 इज इक्वल टू 20 एम्पेयर। ठीक है बेटा। और दूसरा देखो जहां पे ओमेगा आ रहा है बेटा, उसकी जगह यहां पे आ रहा है 100 पाई। ठीक है, आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा को इक्वल रख सकते हैं, कंपेयर करके ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई। अब ओमेगा जो है इसको बेटा हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखें तो हमें पता है इट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2πf आ जाता है। ठीक है बेटा, 2πf आ गया और ये इक्वल है 100 पाई। अब देखें यहाँ पे पाई से कैंसिल। ठीक है बेटा, ये 2 जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा 50 हर्ट्ज बेटा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इस तरह से कंपैरिजन करके आपने वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है बेटा। ठीक है, अब देखें एक और जो है इस तरह से एक क्वेश्चन जो है क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, वो देखें, कहता है कि एट, यहाँ तो था ना फ्रीक्वेंसी बताएं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बताएं, फिर आप बताएं I0 की वैल्यू बताएं। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द टाइम इंस्टेंट फॉर विच I इज इक्वल टू I0 ओवर 2। मतलब किस टाइम पे, मतलब टाइम पीरियड जो होते हैं उसके हिस्से होते हैं, किस टाइम पे I जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाता है, मतलब I0 ओवर 2 हो जाता है। ठीक है, तो आपने बेटा यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ये मैंने तरीका बताया हुआ है। देखें तो सॉल्यूशन देखें, I इज इक्वल टू I0 2π हमें गिवन है। अब I की जगह इसका हम फार्मूला पुट कर सकते हैं, वो है I0 sin 2πft, और इधर आ जाएगा I0 ओवर 2। अब I0 से कैंसिल कर दें बेटा। अब साइन जो है अगर आप इसको दूसरी तरफ जा दें तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1 ओवर 2, और इधर क्या बच गया हमारे पास 2πft। अब साइन इनवर्स 1 ओवर 2 जो होता है हमारे पास 30 डिग्री के इक्वल होता है, और उसको अगर पाई की फॉर्म में लिखें तो हम उसको π/6 लिख सकते हैं। और इधर देखें बेटा, ये जो हमारे पास f है, इसको अगर हम टाइम पीरियड की शक्ल में लिखें तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, तो इसको इसकी जगह हम 1 ओवर t लिख सकते हैं, तो ये बन गया 2π ओवर t स्मॉल t। ठीक है, और इधर आ गया π/6। तो ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, पाई से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये जो स्मॉल, ये कैपिटल T है, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इससे नीचे आके डिवाइड होगा, और ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन जाएगा हमारे पास T ओवर
12। तो पूरे टाइम पीरियड के किस टाइम में t/12 टाइम जब होता है तो तब हमारे पास जो i होता है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का जो है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, तो फर्दर इससे रिलेटेड जो है हमारे टॉपिक्स जो डिस्कस किए हमने उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करने के लिए बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा? ठीक है, तो उसको सॉल्व कुछ इस तरह से करेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं वही वाला, i इज इक्वल टू, देखें i इज इक्वल टू 100 साइन देन 100 पाई t। अब उसने 50 एम्पेयर जो है करंट की वैल्यू बेटा दी हुई है, तो हम यहाँ पे 50 एम्पेयर जो है वो पुट कर देते हैं और इधर आ जाएगा 100 साइन फिर 100 ओमेगा t। तो बेटा देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। इधर 100 है, ये 50 है, आप 100 को उठा के इधर ले आएंगे तो हमारे पास ये 50/100 हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, और इधर हमारे पास बाकी बच गया साइन 100 पाई t। अब देखें बेटा जो साइन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, साइन को अगर आप दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन इनवर्स, साइन इधर आके इनवर्स हो जाएगा और साथ आ गया 1/2 बेटा। ठीक है, और इधर क्या बच गया हमारे पास 100 पाई t। अब बेटा गौर से देखिएगा, साइन 1/2 जो साइन इनवर्स 1/2 जो होता है हमें पता है π/6 के इक्वल होता है। अब इधर हमारे पास है 100 π/t। अब देखें बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे पाई जो है वो पाई से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये जो 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर बाकी 1 बच गया, 100 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको अगर उठा के आप दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास इधर टाइम बच जाएगा और 100 जाके 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास बेटा टाइम आ जाएगा 1/600 सेकेंड। तो क्या ऑप्शन होगा बेटा इसका? 1/600 सेकेंड, ये ऑप्शन होगा इसका। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब दूसरा न्यूमेरिकल देखिएगा बेटा, गौर से देखिएगा। कहता है कि 2 AC करंट्स आर गिवन बाय द रिलेशन, एक रिलेशन ये है, इसको हम I1 कह लेते हैं। ठीक है, ये गिवन है, और दूसरा जो है हमारे पास I2 है वो भी गिवन है। कहता है द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ दीज एसीज, इन दो एसीज की फ्रीक्वेंसीज के दरमियान क्या रिलेशन होगा, ये बेटा आपने फाइंड आउट करना है। तो देखें अगर हम क्या करते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग-अलग निकाल लेते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें तो हमें पता है, हमने कंपैरिजन करना होता है, हमें पता है कि आई के फॉर्मूले में यहाँ बेटा ओमेगा आता है, तो अब ओमेगा की जगह हम इधर पुट कर देते हैं 100 पाई। ठीक है, अब ओमेगा जो है वो किसके इक्वल है, ये बेटा हम ये I1 का कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको ओमेगा 1 कह सकते हैं, और इसके मुताबिक हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा 2πf1 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 100 पाई। अब आप यहां से देखें, आप यहां से इसको सोल्व करेंगे तो बेटा क्या होगा, हमारे पास पाई से कैंसिल हो जाएगा और 2 उधर जाके डिवाइड होगा, तो हमारे पास जो f1 आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी f1 इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरे के लिए, उसको हम ओमेगा 2 कह लेते हैं। अब देखें बेटा यहाँ पे ओमेगा की जगह क्या है, ये है हमारे पास 200। ठीक है, तो ओमेगा की जगह यहाँ पे आ गया 200 पाई आ जाएगा साथ। ठीक है, अब ओमेगा यहाँ पे ओमेगा पुट कर सकते हैं, 2πf2 आ जाएगा इधर। ठीक है, अब f2 आ गया और ये इक्वल है बेटा 200 पाई के। अब देखें बेटा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगेन पाई से कैंसिल और ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा f2 इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। अब देखें बेटा ये रिलेशन हमें क्या बताता है कि जो f2 है फ्रीक्वेंसी इन दिस रिलेशन इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी इन दिस रिलेशन। ठीक है, तो मतलब इसमें f2 जो है वो f1 की निस्बत 2 गुना ज्यादा है। तो क्या हमारे पास रिलेशन आएगा, f1 इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू f2, ये गलत ऑप्शन है। f1 इज इक्वल टू 2 टाइम f2, जबकि इसका उल्टा कहता है f1 जो है वो f2 से 2 गुना ज्यादा है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अब देखें इसको, देखें बेटा f2 इज 2 टाइम्स f1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि f2 जो है हमारे पास वो f1 की निस्बत जो है वो 2 टाइम जो है वो ग्रेटर है, और ये तो हमारे पास बनता ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा हमारे पास कि f2 इज ट्वाइस ऑफ f1। ठीक है, अब फर्दर बेटा कुछ पास पेपर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं हम, तो उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ।
जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखेंगे पास पेपर से कुछ एमसीक्यूज लिए गए हैं। आप जो है जितने एमसीक्यूज आपको मिलते हैं बेटा उसकी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक चंद एमसीक्यू जो है हम उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कहता है कि एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V इन वोल्ट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अब उसकी इक्वेशन गिवन है, ये जैसे करंट की इक्वेशन गिवन हो सकती है, इसी तरह वोल्टेज की इक्वेशन भी आपको गिवन हो सकती है। आपको पता होना चाहिए। अब वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है तो इसको आपने किसके साथ कंपेयर करना है? हमें पता है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी होता है बेटा, ठीक है, इसके साथ कंपेयर करना होता है। अब देखें, कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी f, ठीक है, फॉर दिस वोल्टेज, इस वोल्टेज के लिए f की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? तो बहुत सिंपल बेटा, अभी हम इसका एक एमसीक्यूज करके आए हैं। तो हमने क्या करना है, सिंपली इसको कंपैरिजन करना है। तो आप क्या करें, ओमेगा को इक्वल रख रहे हैं 100 हर्ट्ज के, ठीक है। जब ओमेगा को 100 हर्ट्ज के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज, ठीक है बेटा। ये 100 पाई, सॉरी, हमारे पास ओमेगा बेटा किसके इक्वल आ जाएगा? 100 पाई के। जब आप इनको कंपैरिजन करोगे, इसके बाद देखें आप इसकी जगह लगा सकते हैं 2 पाई एफ एंड इट इज इक्वल टू 100 पाई। अब बेटा अगेन यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई, जो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एफ कम्स आउट 50 हर्ट्ज। तो क्या ऑप्शन होगा हमारे पास कि इस वोल्टेज के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी इक्वल टू बेटा 50 हर्ट्ज होगी, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास 50 हर्ट्ज आ गया। इस तरह से आपसे वोल्टेज कोई भी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। अब आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू। अब ये क्वेश्चन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोपोर्शनल किसके होता है? तो जब लेक्चर के स्टार्ट पे बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने पढ़ा था, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में मैंने बताया था कि वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पूछ लिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? प्रोपोर्शनल इंड्यूस ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल या मटेरियल ऑफ द कॉइल। तो बेटा एज पर द रिलेशन जो कि हमें दिया था फैराडे ने कि इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका फिर? इंड्यूस ईएमएफ जो होती है, ठीक है बेटा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ। नेक्स्ट बेटा, लेंज़ेस लॉ इज डायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो जैसे ही बेटा हमने लेंज़ेस लॉ स्टार्ट किया था तो इसके ऊपर पहली ही लाइन में लिखवाया था कि लेंज़ेस लॉ इज एन अदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है बेटा। तो ये देखें जो है वो आपके ये पास पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हमारे पास किसका कंसीक्वेंस है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो ये बेटा हमने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स किए और इससे रिलेटेड चंद एमसीक्यूज किए। अब आपने बेटा क्या करना है, इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से रिकॉल करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है उसको लेना है और फिर इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं आपको जहाँ से भी मिलते हैं उनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट के लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।